sector of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 610 के मॉड्यूल इको 610 के मॉड्यूल नंबर 3 की। पहले दोनों मॉड्यूल्स के को अपलोड कर दिया गया है। आज थर्ड मॉड्यूल की बात करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल है जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। पिछला मॉड्यूल एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। आज का हमारा मॉड्यूल इंडस्ट्रियल सेक्टर पे है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से चेंजिंग आई, या कोई बेहतरी आई या कमी हुई, वो किस तरह से हुई। तो आज इस पे बात करेंगे। जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट में होती है कि कितना बेहतर हुआ, कितना डेवलप हुआ, कितना आगे चला। जब पाकिस्तान बना उस वक्त हमारे पास कोई भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का सोर्स नहीं था, किसी किस्म का भी। खैर, वो जो अब भी इतना नहीं है। मिड 1960s पाकिस्तान was considered मॉडल डेवलपिंग कंट्री विथ फिनोमिनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी बड़ी रैपिड ग्रोथ हुई इन 60s की इरा में। During 1951 to 55, the manufacturing sector grew annually 34%, one of the highest growth rate witnessed in the world। ये एक रिकॉर्ड था उस वक्त, क्योंकि बड़ी रैपिड इंडस्ट्रीज लग रही थी पाकिस्तान में। इंडस्ट्री में 1947 टू 77 ये एक हमारा इरा गुजरा। 1977 से प्रेजेंट तक। और पाकिस्तान के इंडस्ट्री सेक्टर में इश्यूज क्या है, ये तीन कैटेगरीज में इसको पढ़ेंगे। ये हमारी आउटलाइन है। पहला इरा पढ़ते हैं 1947 से 77, ये 30 साल। ये तीन फेजेस में हो गए, 47 से 58, 58 से 68 और 69 से 77। ये मार्शल से पहले का इरा, मार्च अयूब खान के मार्शल का इरा। उसके बाद यहिया खान और फिर भुट्टो, इसका इरा। 97 में भुट्टो का इरा खत्म हो गया था, 77 में। और वो जियाउल हक ने मार्शल लगा दिया था। स्टीम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी हमारी। नो जूट मिल, हमारी जूट गुड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी ये बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई एक भी मिल उसको प्रोसेस करने के लिए नहीं थी। तो जूट क्या चीज है? जूट कहते हैं बेसिकली, ये सेबा नहीं होता क्या? यार। कार्टून बांधने के लिए जो तो यूज किया जाता है, धा, धागा। धागा, रस्सी, छोटी सी रस्सी, धागा टाइप। हाँ जी, ब्राउन कलर की। ठीक हो गया। वो जूट गुड्स होती हैं। ठीक। ये स्क्रीन देखो, ये सारी आपकी जूट गुड्स हैं। ठीक है। मैं समझ गया बात है वो। जैसे वो क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी। ये खजूर देखो, की जो हम कैसे कहते हैं। ये सारी जूट गुड्स हैं आपके सामने। मैं समझ गया बात आपको, ठीक हो गया। इसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। और ये बांग्लादेश में इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि आपकी सोच है। हमारे पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन नहीं है इसकी, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा। खैर, अपने टॉपिक पे वापस ठीक। आएंगे जी। ह्यूज कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, लेकिन टेक्सटाइल मिल्स बहुत कम थी। इकोनॉमिक सोर्सेज में पाकिस्तान शुरू से ब्लेस्ड रहा है जी। 1951 से ऑनवर्ड जो है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी रैपिड ग्रोथ हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 23.6% बिटवीन 49 टू 54। इन 50s एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो हो गया। अच्छा, इससे क्या हुआ? हमारा एक्सचेंज रेट बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ट्रेड पॉलिसी रिजीम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स की, जिससे हमारा एक्सचेंज रेट इफेक्ट हुआ। लेकिन हमने इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंस्टॉल की। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट्स। 1949 पाउंड स्टर्लिंग करेंसीज ऑफ numerous countries as well as India were devalued, but Pakistan did not follow।
अनाउंस द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इकोनॉमी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सेल रॉ मटेरियल एट हाई प्राइस एंड इंपोर्ट मशीनरी एट लो प्राइस। पाकिस्तान बड़ी हाई प्राइस में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था, जूट गुड्स को, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रांग थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट imposed some control on import and export to manage trade. India suspended trade with Pakistan in September 1949। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग मैटर है, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई, तो हमें अल्टरनेट मार्केट ढूंढनी पड़ी। हमारी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी उस वक्त। ड्यू टू कोरियन वार पाकिस्तान मेड स्पेक्टेकुलर प्रॉफिट ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स। 1952 प्राइस ऑफ कॉटन एंड जूट फेल, बट गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू डीवैल्यू। इंस्टेड गवर्नमेंट पुट फिजिकल कंट्रोल्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चलें, ये तो अपनी जगह पे। ये हमें ये बात की है कि इनकी जो प्राइसेस है वो डाउन हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया। द डिसीजन नॉट टू devalue currency started Pakistan on a road to industrial and economic development। करेंसी डी ना डिवैल्यू ना करने से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलना शुरू हो गया। जी, 1952 में कोरियन ब्लूम collapse कर गया, एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल कर गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरिएट हो गया, और अब कर्जे के नीचे आना शुरू हो गया। यहां से हमारा बैकवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। हमारा रुपी जो कि ओवर वैल्यूड था, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत डिस्टर्ब हुई। अब नेक्स्ट क्या हुआ? पाकिस्तान ने 1947 से 58 में, जब ये 52 के बाद प्रॉब्लम हुई और हमारी एक्सपोर्ट्स क्लैप्स की, तो पाकिस्तान को इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगानी पड़ी। अब जब इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगी, उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि हम जो हमारी इंटरनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन पर फोकस करें। बैन ऑन इंपोर्ट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स हैं उन पर फोकस किया जाए। लेकिन खैर देखें, आज बाइकआउट चल रहा है तो उस पर फोकस नहीं हो रहा, तो तब कहाँ फोकस हुआ होगा? ड्यू टू हाईएस्ट प्रोटेक्शन कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस्ड इजीली एंड रैपिडली। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, वो जो कि इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगी, तो जो उसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स थी वो बड़ी इजीली रैपिडली ग्रो करना शुरू हो गई। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स ओनली, गवर्नमेंट प्लेड मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। लेकिन कैपिटल गुड्स जो है वो हमें स्टिल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी कैपिटल आज भी नहीं बना सकते। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों की प्रोडक्शन में, और बहुत ज़्यादा गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए बना पा रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड ईयर आता है। अच्छा, भी चल रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ फर्स्ट डिकेड इनिशिएटेड इन एन ईरा ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तो बात जनरल होगी। नेक्स्ट आ गई जी सेकेंड ईरा। ग्रोथ रेट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर showed astonishing trend over the 10 years between 58 to 96 98। high growth rate, policies pursued, consequences। अच्छा चलें जी। high growth rate in the large scale manufacturing continue in the first few years of the decade up to 17%। जो स्टार्टिंग में 34% था, वो स्टिल 17% मौजूद है, यानी कि स्टिल हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। देखिए, 1965 से बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टिल 10% ग्रोथ में रहा, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ थी। मैनी कंट्रोल्स ऑन ट्रेड वर डिसबैंड, जो ट्रेड पर कंट्रोल किए गए थे, जिस तरह इंपोर्ट पर पाबंदी लगी थी, उसे डिसबैंड कर दिया गया। 1959 में ट्रू न्यू ट्रेड पॉलिसी आई, जिसने कुछ डायरेक्ट
कंट्रोल की बजाय इनडायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू किया। इनडायरेक्ट कंट्रोल से क्या हुआ था? इनडायरेक्ट कंट्रोल ये किया गया कि जो इंपोर्ट टैरिफ है ना वो इंप्लीमेंट कर दिए गए, ताकि इंपोर्ट पे पाबंदी ना लगे। इंपोर्टेड गुड्स से एक तो गवर्नमेंट कमाए, और दूसरा लोगों को चीजें महंगी मिले। ये जो गाड़ियां आपकी 400% टैक्सेशन है ना, ये भी पॉलिसी इस वक्त बनी थी इसी दौर में, और ये आज तक चल रही है। वही गाड़ी हमारे यहाँ पे न्यू 60-65 लाख की होती है, और वही गाड़ी इंडिया में 10-11 लाख की है, बाकी 7-8 लाख की, सॉरी। हालांकि अगर हम आज की करेंसी की बात करें तो इंडिया की हमारी करेंसी में 1/3 का फर्क है। तो उस हिसाब से भी वो चीज जो 7 लाख की वहां यहाँ 20 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो 60-65 लाख की। इस हद तक टैक्सेस हैं। और ये पॉलिसी तब बनाई गई थी, और ये इनडायरेक्ट पॉलिसी थी इंपोर्ट को बैन करने के लिए। दूसरा, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम अनाउंस की गई कि जो एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें उनकी कॉस्ट में भी सब्सिडी दी जाएगी, इवन दो कि एक तो उन्हें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और उनकी कॉस्ट में भी उनको सब्सिडी दी जाएगी। इंपोर्ट लाइसेंस स्कीम रिप्लेस्ड विद ओपन जनरल लाइसेंस इन 1961। जी, इंपोर्ट लाइसेंस की बजाय ओपन जनरल लाइसेंस कर दिए गए कि जो मर्जी लाइसेंस ले सकता है। अब ये फ्री किए गए, फ्री लिस्ट स्कीम बनाई गई कि आप अपनी इंपोर्ट की लिस्ट में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट की लिस्ट में आए, इंपोर्ट की लिस्ट में आए, कोई यानी कि जो बैरियर्स थे ना उनको रिमूव किया गया और सिंपलाइजेशन की गई। फोकस ऑन इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, न्यू इंपोर्ट कंट्रोल इंट्रोड्यूस। जी यार, हो किधर चले गए हम? सीधे आगे नहीं चले गए थे हम? जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट इंक्रीजिंग इन फॉरेन एड। अब हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई, और ये लिबरल कर दिया गया। लिबरल यानी कि आम कर दिया गया। हर एक को आज़ादी राय दे दिया गया। आज़ादी दे दी कि अब जो जब चाहे जो चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इंपोर्ट के लिए ना बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेना कंपलसरी था। वो आज भी कंपलसरी है, लेकिन उसको भी इस हद तक सिंपल कर दिया गया कि जो मर्जी बंदा जो मर्जी जब मर्जी बैंक से एलसी बनवा सकता है। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमें फॉरेन एड इंक्रीज करनी पड़ी, कि उसके बगैर गुजारा नहीं था, या कर्ज या फॉरेन एड। अब देखिए इससे क्या हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मुसलसल वो अनफेवरेबल चल रहा है। और अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, पैसा देने के लिए पैसा तो डॉलर में पे करना है। डॉलर्स में पे करने के डॉलर होने चाहिए, नहीं है तो फिर कर्ज लेना है, या इमदाद आनी है। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम कंपनसेटेड ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट एंड बूस्टेड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को वाकई बूस्ट किया एक्सपोर्ट बोनस स्कीम ने। ड्यू टू ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट इट बिकेम चीपर टू इंपोर्ट मशीनरी। हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड था, तो उससे क्या हुआ कि हमने जो मशीनरी इंपोर्ट करते थे वो हमें सस्ती पड़ती थी। सस्ती यहाँ पे कैसे पड़ती थी? कि हमें ज्यादा पैसों कम पैसों के एवज डॉलर्स मिल जाते थे। एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड था, तो डॉलर सस्ता था। मैं यहाँ पे एक चीज कोट करता चलूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 2013 से 18 नूली गवर्नमेंट रही, तो डॉलर एकदम 160 पे चला गया। फिर उसको वापस 98 99 पे लेके आ गए। वो जो 98 99 में लाया गया, वो बेसिकली हमने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यूड कर दिया था, और बहुत ज्यादा किया था। डॉलर की खरीद में सख्ती से पाबंदी कर दी गई।
डॉलर को स्टोर करना पाबंदी कर दी गई। जो डॉलर सेल भी करता था तो उससे ही पहले वजह पूछ जाती थी कि वो डॉलर इतना लाया कहाँ से है, सबूत पूछा जाता था। इससे क्या हुआ कि लोगों ने डॉलर खरीदना छोड़ दिया। जब खरीदना छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू इस तरह किया जाता है। फिर क्या हुआ, उसकी पीटीआई गवर्नमेंट आई, उन्होंने डॉलर को फ्री किया तो वो एकदम 180 पे चला गया। पीटीआई गवर्नमेंट खत्म हुई, नवाज लीग दोबारा गवर्नमेंट इनकी आ गई, तो डॉलर हमारा 300 क्रॉस कर गया। आजकल भी यही मेरा 270 करोड़ पे शायद इसका रेट चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरा गालिब मान है तो 70 to 80 करोड़ पर इसका रेट है। अभी भी मैं एक और चीज बताऊं, हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड दोबारा कर दिया गया है। स्टिल हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट जी, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ है? इम्पैक्ट ऑफ ईबीएस import licensing and liberalization strategy was considered dramatic on industry development. Large scale manufacturing growth increased from 8% to 17%. हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इससे इंक्रीज करेगी क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की। इन 1965 पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग exports were greater than combined manufacturing export of South Korea, Turkey, Thailand and Indonesia। यानी कि चार मुल्कों की एक्सपोर्ट कंबाइन की जाए तब भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा थी, लेकिन उसी दौर में थी, उसके बाद खत्म हो गई। नेक्स्ट कंक्लूजन है, ले जी ये लेसन खत्म हो गया, इसका मतलब है कुछ और भी हमारे पास है, इतना छोटा मॉड्यूल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल है। तो वही था। नेक्स्ट ढूंढते हैं। बार वही आ रहे हैं। जी ये ले आ गया। 1977 टू टिल प्रेजेंट, इसके बीच में 68 69 से 78 का कहाँ गया? हाँ ये है। ओके, चलिए इसको कल की क्लास में देखते हैं। हाँ। ओके सर, ओके। ओके यार, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।